हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। आज कंटिन्यू करने वाले अपनी पीवाईक्यू सीरीज को और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं, वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन को हमने करना कैसे है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली क्वेश्चन से। ओके बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट एनी टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के इनिशियल ईयर में जो फार्मर्स हैं वो कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे? तो इनिशियली देखो, जो प्रॉब्लम्स फार्मर फेस कर रहे थे, पहली बात तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके जो यील्ड आते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं एज वी कंपेयर टू द जो हम केमिकल बेस्ड फार्मिंग करते हैं उसके बेसिस पे अगर देखें तो यील्डिंग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की होती है कम आती है। अगर मान लो सपोज एक फार्म में जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग है, लेट से हम एक नॉर्मल एस्टिमेट लगा रहे हैं 100 केजी के अराउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक फार्मिंग तो उस केस में 70 केजी या फिर 60 केजी इस तरह से जो प्रोडक्शन है होती है। तो दैट मीन्स फार्मर को समाव देखा जाए तो एक किस्म से प्रोडक्शन के बेसिस पे हुए लॉस जो है वो फेस करने पड़ते थे। दूसरी चीज, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग में। क्या होता है, फार्मर्स को बहुत सारी बेसिक चीजें जो है प्रोवाइड करनी होती है और सभी फार्मर्स के पास इतना ज्यादा एक्सेस नहीं हुआ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। देन इसके अलावा और भी जो प्रॉब्लम्स है फेस करनी पड़ती है फार्मर्स को इनिशियल ईयर्स में, कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनाए हुए प्रोड्यूस किए हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो चाहे वो वेजिटेबल्स हो, उनकी जो शेल्फ लाइफ है, मतलब उनका खराब होने का टाइम थोड़ा जल्दी है, वो जल्दी खराब हो जाती है एज कंपेयर टू जो स्प्रे वाले हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस कंज्यूम कर रहे हैं उस पे। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के इनिशियल ईयर्स में फार्मर्स फेस कर रहे थे। इवन आज की डेट में भी काफी सारे फार्मर्स इन चीजों को फेस कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, in the current situation, IT plays a vital role in achieving food security in a nation like India. Justify the given statement. मैंने आपको वीडियो में बताया था कि IT के रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एज यू नो 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट से जो फूड सिक्योरिटी है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं इन आवर कंट्री। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है as government can predict areas of food insecurity and vulnerability using appropriate information and software tools. काफी सारे सॉफ्टवेयर टूल्स आजकल तो एआई की हेल्प से बहुत सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। तो एआई टूल की हेल्प से उन एरियाज को प्रिडिक्ट किया जा सकता है जिन एरियाज में जो फूड इनसिक्योरिटी है वो अवेलेबल है। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशंस। आने वाली नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। हम प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इवन वेदर फोरकास्टिंग की बहुत सारी एप्स अवेलेबल है। मोर ओवर हम सॉइल कंडीशंस को भी देख सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसकी कंडीशन कैसी है, मिट्टी को कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट एक्सेस में है, कौन सा न्यूट्रिएंट डेफिसिट में है, सो दैट फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करती है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे, एक बात समझो। अब मान लो सपोज एक सॉइल है, सॉइल में मेजरली 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एक चाहिए नाइट्रोजन, दूसरा चाहिए फास्फोरस और तीसरा चाहिए पोटेशियम, एनपीके। ये 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब सस्टेनेबली अगर देखा जाए तो इनका जो रेशियो है वो 4:1 का रेशियो होता है कि अगर मान लो 4 बोरियां हम यूरिया की डाल रहे हैं नाइट्रोजन की, तो 2 किसकी होनी चाहिए, फास्फोरस की, और 1 किसकी होनी चाहिए, पोटेशियम की होनी चाहिए। अगर मान लो सपोज हमने ज्यादा नाइट्रोजन, जो कि एक्चुअल में ज्यादा नाइट्रोजन हम डालते हैं, यूरिया का ज्यादा यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लूज होगी, सॉइल सही नहीं रहेगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है और डेवलपमेंट भी करनी है। तो इस तरह से आईटी हेल्प कर सकता है। आईटी बता सकता है कि सॉइल की कंडीशन क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। होपफुली आपको आंसर क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं,
Dash farming is a system that is helpful in restoring, maintaining and enhancing the ecological balance. तो ऐसी कौन सी फार्मिंग है? तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग्स में हम कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं करते, नेचुरल एनिमल मैन्योर या नेचुरल तरीके से कंपोस्ट वगैरह यूज करके हम एग्रीकल्चर करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है और इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करता है। Self-help groups provide stimulus to socio-economic development in rural areas. Justify the given statement with valid explanation. बिल्कुल सही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो गैप फिल करता है फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में। देखो अब ऐसे होता है ना, हमारे फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में क्या क्या चीजें अवेलेबल है? गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, कमर्शियल बैंक्स है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, नाबार्ड है। अगर मान लो कोई पर्सन नहीं ले पाता इनसे लोन, फॉर्मल क्रेडिट मैकेनिज्म से लोन नहीं ले पा रहा, उसके पास पेपर वर्क नहीं है, तो ये जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ये क्या करते हैं? उनको हेल्प करते हैं। दो मतलब जो फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म है इंडिया में इनएडिक्वेट है। मैंने आपको कल आपका जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें आपको समझाया था कि अभी भी 66% जो है वो फॉर्मल क्रेडिट मैकेनिज्म से सिस्टम जो है चलता है अभी भी 66% के अराउंड। तो 34% तो अभी भी इनफॉर्मल है। तो उसको कैसे हमने करना है? उसको कंपनसेट करना है ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स की हेल्प से, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप एक है, ताकि ओवरऑल जो रूरल सोसाइटी है वो इसमें इंटीग्रेट हो सके। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो मेंबर्स हैं, रूरल हाउसहोल्ड्स बेसिकली, उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं एट कंसेशनल रेट्स। कंसेशनल मतलब सस्ते रेट्स पे इनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। इनका मेजर फोकस वुमेन एम्पावरमेंट होता है, ताकि वुमेन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो और साथ साथ सोसाइटी में उनका जो रेपुटेशन है, सोसाइटी में उनका जो से इन द सेंस उनकी जो बात है वो रखी जा सके और उनका जो इक्वालिटी है वो प्रमोट किया जा सके। इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो काफी हेल्प करता है। सो दैट मीन इट प्रोवाइड स्टिमुलस टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। Next one, the government of India has taken various measures to align the agricultural marketing system with growing production activities in the rural areas. Do you agree with the given statement? Give any two valid reasons in support of your answer. बिल्कुल सही बात है, हम completely इस चीज से एग्री करते हैं। देखो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल थी। पहली थी हमारे पास रेगुलेटेड मार्केट्स, कि सरकार जो है वो रेगुलेटेड मार्केट्स बना रही है। अब रेगुलेटेड मार्केट में मैंने आपको समझाया था एपीएमसीज, जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोड्यूसिंग कमेटीज होती है, मंडियां जिनको हम कहते हैं। तो वो देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोविजन फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करना, स्टोरेज का फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिसमें हम कोल्ड स्टोरेज की बात कर देते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स प्रोवाइड करना, ताकि फार्मर्स अपनी फसल को अगर मान लो सपोज उसने बेचना है तो ट्रांसपोर्ट कर सके, या फिर उसको फ्यूचर में बेचना है तो उसको स्टोर कर सके कोल्ड स्टोरेज में, या फिर उसने अपने प्रोडक्ट का कोई और चीज बनवाना है, जैसे टमाटो से केचप बनानी है तो वो चीज से यूज कर सकता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज भी अवेलेबल थी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज, प्लस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जैसे एमएसपी वगैरह हो गया, देन बफर स्टॉक हो गया, पीडीएस सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें अवेलेबल थी। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इन्होंने दो वैलिड रीजंस पूछे हमसे, तो हमें दो वैलिड रीजंस बताने हैं। चार बता दोगे वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, बट दो बताओगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला हो गया फार्मर्स के वेलफेयर के लिए और कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए भी, और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए जो मार्केटिंग कमेटीज है, रेगुलेशंस की गई। अब ये आ गया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को लेके, जिसमें हम रेगुलेटेड मार्केट को फॉर्म कर रहे हैं, मंडियों को फॉर्म कर रहे हैं। अब इन मंडियों में मेंबर्स कौन होंगे? फार्मर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे और गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट चेक कर रही है कि किसी भी तरीके से जो फार्मर्स है वो एक्सप्लॉइट ना हो। अब फार्मर एक्सप्लॉइट कैसे हो सकते हैं? वेट मशीन पड़ी हुई है और वेट मशीन में जो वेट्स है वो फॉल्टी है, तो दिक्कत होगी। प्लस गवर्नमेंट ने और बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना, लाइक रेलवेज, रोडवेज, वेयर हाउसेज जिसमें कोल्ड स्टोरेज वगैरह आ जाएंगे या फिर गोडाउन्स आ जाएंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, और प्रोसेसिंग यूनिट्स प्रोवाइड करना जो कि डिमांड को क्या कर सके, मीट कर सके। आजकल प्रोसेसिंग फूड जो है बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड में है। लोग जो होता है वो ऑल ऑफ अ सडन रेडी होते हैं किसी भी चीज को एक्वायर करने के लिए। वो उनको लगता है कि यार जल्दी से जल्दी कोई भी चीज हमें मिल जाए,
और जल्दी से जल्दी हम उसको बना के कंज्यूम कर लें। तो इस वजह से इन सारी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट, और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं कर रही, गवर्नमेंट कर रही है, बट स्टिल देयर इज अ नीड और ज्यादा इसको एग्रेसिवली प्रमोट करने की जरूरत है। बिकॉज अगर अभी भी मैं बताऊं तो काफी सारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटीज अभी भी जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो होल्ड कर रहे हैं, 90% के अराउंड अभी भी प्राइवेट ट्रेडर्स के पास है। प्लस देयर इज अ ह्यूज लैकिंग ऑफ दीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटीज, अभी भी इनकी और ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें है। Which of the following is are not an objective of regulated agricultural market? Regulated agriculture market जो मैं पीछे बता रहा था, not to discourage improvement of marketing infrastructure for farmer, no, ये गलत है। तो not an objective है ना, तो ये तो हमारा पहला वाला ठीक हो गया इस बेसिस पे, मतलब गलत वाले के सिनेरियो पे। To make marketing system efficient and effective for farmers to get best price for their product, बिल्कुल सही बात है, फार्मर को अपना बेस्ट प्राइस मिलना चाहिए। To discourage farmers to improve the quantity and quality of their produce, नहीं ये गलत है, डिस्करेज नहीं करना, इनकरेज करना है। तो नॉट पूछा है, तो नॉट वाले कौन से आ गए, एक तो ये आ गया आपका फर्स्ट वाला, और देन कौन सा आ गया थर्ड वाला। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए 1 and 3। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ वेरिड फॉर्म ऑफ क्रॉप्स अगेंस्ट वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, सिंपल आंसर है क्रॉप्स। क्वेश्चन में इसका आंसर है, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग करनी, सिंगल क्रॉपिंग नहीं करनी, मल्टीपल क्रॉपिंग करनी। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है कि अगर आप वीट प्रोड्यूस करते हो तो वीट के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इससे एक तो फार्मर का इनकम बढ़ेगा, मोर ओवर जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी रिगेन होगी, प्लस अगर मान लो सपोज जो एक प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे थे उसका मार्केट में पैसा नहीं मिल रहा, तो दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से उसका पैसा जो है वो कंपनसेट हम कर सकते हैं। State and elaborate whether the following statements are true or false with valid arguments. Organic farming has essentially become the need of the hour. बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग समय की मांग है, ये चाहिए। आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है, ना तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल जो है फर्टिलाइजर्स, ना पेस्टिसाइड्स, ना इंसेक्टिसाइड्स, ये तीनों नहीं यूज किए जाते। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें एनिमल मैन्योर्स, कंपोस्ट, नेचुरल कंपोस्ट, ये सब कुछ यूज किया जाता है, जिससे हमारा जो सॉइल है एक तो उसका फर्टिलिटी रहता है, ओके, इकोलॉजिकल बैलेंस बन के रहता है। प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस किया हुआ फूड ग्रेन, चाहे कोई भी हो, पल्सेस चाहे कोई भी हो, या फिर वेजिटेबल्स कोई भी हो, इवन फ्रूट्स कोई भी हो, उनका जो एक तो टेस्ट है वो बेटर होता है, प्लस ये हेल्दी होते हैं। अगर हम केमिकल रिलेटेड जो केमिकल बेस्ड फूड ग्रेन्स है वो कंज्यूम करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उसका हमारी बॉडी पे नुकसान है, डेफिनेटली है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें अपनी सॉइल को कंजर्वेशन करना है, जो कि अभी अभी बताया मैंने आपको। मोर ओवर ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यूज, अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू केमिकल फार्मिंग। इस वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट बन चुका है आज के टाइम पे फार्मिंग का। और इंडिया का एक स्टेट ऐसा है जो 100% ऑर्गेनिक बन चुका है, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम एक 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल स्टेट है, जहां पे ऑर्गेनिक बेसिस पे ही जो एग्रीकल्चर है वो किया जाता है। वो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वन, इन द रिसेंट पास्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन क्रूशियल स्टेप्स लाइक जन धन योजना फॉर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है। जन धन योजना बेसिकली 2014 में स्टार्ट की गई थी। ओके, अब इसका स्टार्ट करने का क्या रीजन था, देखो जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे उन लोगों को कहा गया अपने बैंक अकाउंट ओपन कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक अकाउंट थे। जैसे अगर मान लो सपोज मेरे को किसी बैंक में अकाउंट ओपन करना है, लेट्स से एचडीएफसी में बैंक अकाउंट ओपन करना है, अगर मैं रूरल एरिया में हूं तो मेरे को 2500 रुपए रखने पड़ेंगे अपने अकाउंट में। अगर मैं सेमी अर्बन एरिया में हूं मेरे को 5000 रुपए रखने पड़ेंगे बैंक में। अगर मैं अर्बन में हूं तो मेरे को 10,000 रखने पड़ेंगे, जगह के हिसाब से वेरी करता है। बट जनधन योजना में बैंक अकाउंट होल्डर्स को कहा गया कि सरकारी बैंकों में जाओ, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराओ। ठीक है, एक तो देखो जितने भी लोग थे उन्होंने अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया, दैट मीन फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। सरकार को क्या हेल्प मिली इससे, अगर सरकार ने मान लो उनको बेनिफिट्स भेजने हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट्स भेजने हैं, तो वो अब डायरेक्ट बेनिफिट्स किसके थ्रू भेज सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू भेज सकते हैं।
ओके अगर मैं बात करूं पुराने टाइम की, जिस टाइम राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी क्या कहते थे, मैं 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं, 10 पैसे पहुंचते हैं फाइनल बेनिफिशियरी के पास। वो चीज को कंप्लीटली क्या करना, खत्म करना, मतलब मिडल मैन जो बाबूशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, उसको खत्म कर देना बीच में से कंप्लीटली। और इवन अगर मान लो सपोज जनधन योजना में लोगों ने एनरोल भी कर लिया, अपने अकाउंट ओपन करा लिए, ऐसा तो है नहीं वो 0 रुपये रखेंगे, कुछ ना कुछ तो पैसा जमा कराएंगे ना। अब अगर कुछ ना कुछ पैसा जमा कराएंगे, अल्टीमेटली बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज होंगे, एंड बैंकों के पास डिपॉजिट बढ़ेंगे। हमने बैंकिंग वाले चैप्टर के PYQs में देखा था कि जब डिपॉजिट बढ़ता है तो बैंक की लोन गिविंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बैंक की लोन गिविंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई तो वो पैसा कहां पे गया, इन्वेस्टमेंट होने के लिए मार्केट में गया, मार्केट में गया तो मार्केट को बूस्ट मिलेगा। तो इस तरह से जनधन हैबिट जो है वो होगा। प्लस जनधन योजना में काफी सारे इंश्योरेंसेस जो है वो भी प्रोवाइड किए गए। तो सेविंग की हैबिट को बढ़ाना, इवन आपको पता है यार इंडिया में ना सेविंग की बहुत कम हैबिट है, लोग नहीं करते सेविंग। सेविंग ना करने के कुछ कारण हो सकते हैं, एक तो इनकम उतना नहीं है कि सेव करे, और अगर जिनका इनकम भी उतना है तो वो एक जिसको कहे ना कंज्यूमरिज्म के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में हम सेविंग नहीं कर पाते, हम एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो करते रहते हैं। तो जनधन योजना डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप था बाय द गवर्नमेंट। नाउ एलैबोरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट। देखो रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर किसी भी रूरल एरिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करनी है तो वहां पे क्रेडिट चाहिए चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज मेजोरिटी रूरल एरियाज में जो फार्मर्स है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है। ओके और जो जेस्टेशन गैप होता है, जेस्टेशन गैप मतलब बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जैसे वीडियो में मैंने बताया था आपको कि वीट का कल्टीवेशन हुआ अक्टूबर के एंड में, नवंबर के स्टार्टिंग में, अब उसका हार्वेस्टिंग कब होगा? अप्रैल में होगा। फ्रॉम नवंबर टिल अप्रैल बीच में तो कोई काम नहीं है, स्लॉट खाली है, कुछ कुछ दिन पानी लगाने जरूर जाना होता है, कुछ कुछ दिन थोड़े से काम होते हैं, बट उससे पैसा तो नहीं मिलेगा। पैसा कब मिलेगा? पैसा तब मिलेगा जब हार्वेस्टिंग हो जाएगा। अब इन बिटवीन कई स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 2 एकड़ तक जमीन है, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, इतना ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ खर्चे तो करना ही है अगली प्रोड्यूस के लिए। अगली प्रोड्यूस के लिए उनको सीड्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, तो वो कैसे खरीदेंगे? तो थोड़ा बहुत क्रेडिट जो है वो लिया जा सकता है बैंक से। तो इस वजह से जो रूरल क्रेडिट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो जेस्टेशन पीरियड जो होता है, ड्यूरेशन बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड द रियलाइजेशन ऑफ इनकम आफ्टर प्रोडक्शन, मतलब हार्वेस्टिंग होने के बाद पैसा मिलना, वो बहुत लंबा है। तो इसलिए रूरल क्रेडिट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है फॉर देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंप्लीमेंट्स एक्सेट्रा। प्लस रूरल क्रेडिट से अदर एक्सपेंसेस लाइक इंप्रूविंग क्वालिटी, मशीनरी, इरिगेशन फैसिलिटीज, इस पे भी हम फोकस कर सकते हैं। जैसे हमने 3 तरह के रूरल क्रेडिट पढ़े थे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 1 साल तक का क्रेडिट, 6 महीने से 1 साल, मीडियम टर्म में 1 साल से लेके 5 साल तक का, और लॉन्ग टर्म में 5 साल से लेके 10 साल तक का क्रेडिट है जो प्रोवाइड किया जाएगा। फाइन। अब शॉर्ट टर्म में बेसिक सीड्स वगैरह परचेज करने, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खरीदने, वो सब कुछ आ जाएगा। मीडियम में मशीनरी वगैरह खरीदनी है, कुछ इरिगेशन का काम कराना है, वो आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में परमानेंट हमने कुछ ना कुछ चेंजेस करने, नई लैंड खरीदनी है। तो इस वजह से अगर हमने डेवलपमेंट करना है रूरल एरिया का तो क्रेडिट जो है वो लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच मे बी एनविसेज्ड अंडर डैश एज डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी। तो फोटो आपको दिख रही है जिसमें कैटल एंड बफेलोस, शीप्स एंड गोट्स, पिग्स, पोल्ट्री, ये कुछ है। तो ये किसमें आ जाएगा? ये आएगा एनिमल हस्बेंड्री में। फिशरी में तो फिश आनी चाहिए थे, हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स ही आएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में विदाउट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स वो कुछ आएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट वन, द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू डैश क्रेडिट प्रोविजंस। तो माइक्रो फाइनेंस किससे होता है इंडिया में? सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से होता है, हमने पहले भी पढ़ लिया इसका। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा मोटा फाइनेंस प्रोवाइड करना, जिनको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से पैसा नहीं मिल रहा तो वो माइक्रो फाइनेंस के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू ऑब्टेन फुल पोटेंशियल ऑफ रूरल सेक्टर इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी वहां पे अच्छा खासा होना चाहिए, इरिगेशन का फैसिलिटी वहां पे अच्छा खासा होना चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी मिलनी चाहिए,
मार्केटिंग का सिनेरियो वहां पे अच्छा होना चाहिए ताकि जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है रूरल एरियाज में बढ़ सके। एक तो ये पॉइंट हो गया। साथ के साथ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इजी क्रेडिट और सस्ता क्रेडिट बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके। देखो जब लोन मिलेगा तो लोन से किसी ना किसी तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो सकती है, और उन प्रोडक्टिव एक्टिविटी का बेनिफिट किसको देखने को मिलेगा? रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा। मोर ओवर डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म एक्टिविटीज कैन बी देयर। एग्रीकल्चर अगर करते गए तो एग्रीकल्चर के अलावा भी हमारे पास काफी सारे एवेन्यूज हो सकते हैं काम करने के। जैसे एनिमल हस्बेंड्री कर दो, अगर फार्मर के पास पैसा होगा, सस्ते रेट पे पैसा होगा, तो फार्मर पोल्ट्री का काम कर सकता है, एक काम हो गया। फार्मर कैटल का काम कर सकता है, मिल्क का काम हो गया। फार्मर शीप एंड गोट का काम कर सकता है, ओके। फिशिंग का कर सकता है, हॉर्टिकल्चर का कर सकता है, इवन स्मॉल स्केल छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, बिकॉज पूरे टाइम तो एग्रीकल्चर नहीं चलता, जैसे मैंने आपको जेस्टेशन गैप वाला पॉइंट बताया था। तो इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है किसी भी रूरल एरिया के डेवलप। कैटलिस्ट मतलब जैसे कहते हैं ना सब्जी को स्वाद बनाने के लिए नमक का काम होता है, वही चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रूरल एरिया के डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, द परचेज ऑफ फूड ग्रेन मेड बाय गवर्नमेंट ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज मेंटेन्ड एज बफर स्टॉक। बिल्कुल सही बात है, इसको बफर स्टॉक से मेंटेन किया जाता है। एमएसपी सेफगार्ड्स द फार्मर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्रोडक्ट प्राइसेस। ये भी सही है, हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एमएसपी में बेसिकली क्या होता है, वैसे मैं वीडियो में इसको समझा चुका था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अब मान लो सपोज अब वीट का कल्टीवेशन हुआ, तो कब कल्टीवेशन हुआ? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर से पहले सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 2315 रुपए देंगे 100 केजी वीट के। फार्मर अगर इससे ऊपर बेच सकता है तो बेच दे, कोई मना ही नहीं है। अगर मान लो कोई पर्सन इनको इससे नीचे पैसे देता है तो सरकार इनसे इस प्राइस पे फूड ग्रेन परचेज कर लेगी, वीट को परचेज कर लेगी। तो इससे फार्मर्स जो है वो सेफ गार्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से सेफ गार्ड किया जाता है। आंसर हमारा बहुत स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो हमने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। क्रिटिकली मतलब थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव सा जिसको गए ना फ्लेवर देना इस आंसर में, क्योंकि जब क्रिटिकली वर्ड आ जाए तो वी हैव टू शो इट नेगेटिवली। ऑल्दो देखो रूरल बैंकिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स थे, पॉजिटिव बेनिफिट्स हुए हैं रूरल एरियाज में, चाहे वो फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज है उनको लेके, इनकम को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, बट स्टिल काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी है। पहली प्रॉब्लम क्या है, ऑल द रूरल बैंकिंग ने बेनिफिट दिया काफी लोगों को, बट इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाए क्योंकि डिमांड क्रेडिट की ज्यादा थी और सप्लाई क्रेडिट की क्या थी, कम थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और प्लानिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम सिर्फ 7% का था। बैंकों से या फिर जो भी सोसाइटीज थी वो 7% देती थी लोन्स। अभी कितना है, 66% है। अभी भी क्या 100% हुआ? मैं फिर बता रहा हूं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है, तो इनसफिशिएंट है, तो वो कवर नहीं कर पा रहा पूरे के पूरे नेशन को। प्लस कम अटेंशन दिया जाता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा है बड़े बड़े फार्मर्स को। मैं बैंक में जॉब करता था और उस टाइम पे काफी सारे बड़े बड़े फार्मर्स लोन्स लेने आते थे। उनका जो डॉक्यूमेंट होता था, जमीन की फर्द होती है, वो फर्द लेके आते थे और मतलब काफी काफी खेत उनके पास अवेलेबल थे और उनको इजीली जो लोन्स है वो दे दिए जाते थे। बट जो स्मॉल फार्मर्स है उनको कहां से लोन मिलेगा, उनकी क्रेडिट नीड्स कैसे फुलफिल की जाएंगी। इसके अलावा और दिक्कतें क्या थी, मैं ये तो चलो 2 पॉइंट्स है, इसके अलावा और भी दिक्कतें थी। जैसे पॉलिटिकल पॉपुलिज्म बहुत चलता है, जिसकी वजह से कहा जाता है फार्मर्स का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। कब तक फार्मर्स का कर्जा माफ करोगे? अब लोन अगर माफ कर दिया तो बैंकों का पैसा तो मर गया, सरकार कब तक पैसा देगी बैंक्स को? क्वेश्चन अ वेरी बिग। प्लस डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा है, जानबूझ के 50% के अराउंड डिफॉल्ट रेट जो है वो विलफुल डिफॉल्ट का है। विलफुल मतलब जानबूझ के लोन का पैसा वापस नहीं करना। क्यों ना, एक सरकार ने ना एक दिमाग में वो मिथ सा क्रिएट कर दिया है कि कोई बात नहीं, आप लोन ले लो, जब इलेक्शंस आएंगे हम मैनिफेस्टो में लिख देंगे कि किसानों का कर्जा माफ करो। इससे जो सही है वो तो बेचारे फंसते ही हैं और जो गलत है वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं।
दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि क्रिटिकली इवेल्युएशन के वाले पॉइंट में आप रूरल बैंकिंग में लिख सकते हो। डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स इन रूरल इंडिया। मैंने आपको बताया इसमें कि ये ना एक गैप फिलिंग का काम करता है। अगर मान लो किसी भी पर्सन को रूरल एरिया में फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, आरआरबीज हो गई, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, नाबार्ड हो गए, उनसे पैसा नहीं मिल पा रहा, तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या करते हैं, वहां उस जगह पे आ जाते हैं गैप फिलिंग करने के लिए। कोई बात नहीं, हम आपको लोन दे देंगे। अब इसमें पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज यार मेरे को अगर बैंक से लोन लेना है तो मेरे को बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, बैंक पूरा का पूरा घुमाएगा आपको पेपर वर्क करने के लिए। अब यार कई बंदों के पास नहीं होता इतना पेपर वर्क, कई बंदों के पास इतने रिटर्न्स नहीं होते, तो उनको कहां से लोन प्रोवाइड किया जाए? अल्टीमेटली वो बंदे कहां पे फंसेंगे? मनी लेंडर के पास फंसेंगे। मनी लेंडर क्या करेगा? 10-15% एक महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उससे बेटर तो ये है ना माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स के अंडर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंडर लोन्स जो है वो ले लिए जाए। Now it has emerged to fill the gap in the formal credit system. Formal credit system delivery mechanism has not been fully integrated into rural social structure, जो कि मैंने आपको बताया बैंक अभी सफिशिएंट नहीं है। कोलेटरल चाहिए, अगर बैंक से लोन लेना है पेपर वर्क तो करना ही पड़ेगा, साथ में सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी मतलब अल्टीमेटली फार्मर के पास क्या सिक्योरिटी होगी? उसकी जमीन होगी। और अगर फार्मर ने लोन नहीं वापस किया तो उसकी जमीन भी उसके हाथ से जाती रहेगी। सो पुअर हाउसहोल्ड्स जो है इस सिस्टम से तो निकल ही जाते हैं। तो माइक्रो क्रेडिट जो है उन सारे पुअर हाउसहोल्ड्स को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के मैकेनिज्म में लेके आता है बाय प्रोवाइडिंग देम लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल्दो बैंक से इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, बट मनी लेंडर से तो कंपैरेटिवली क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये हमारा आंसर था, हमने जिसमें इंपॉर्टेंस समझा। और इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स का काम कर रहे हैं, जिससे करोड़ों वुमेन को बेनिफिट मिल रहा है। फाइन, 50 लाख के अराउंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। डैश इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम सोइंग टिल सेल ऑफ द फाइनल प्रोड्यूस इन द मार्केट। तो सोइंग से लेके फाइनल सेल तक ये क्या हो गया? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। इस प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले क्या किया जाएगा? गैदरिंग की जाएगी क्रॉप की, कलेक्टिंग एंड गैदरिंग। ओके, फिर क्लीनिंग की जाती है, मतलब जो ग्रेन है उसको स्ट्रॉ में से निकाला जाता है, छिलके में से निकाला जाता है। फिर ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग होने के बाद पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होने के बाद स्टोरिंग की जाती है, स्टोरिंग होने के बाद में जब लुक्रेटिव प्राइस मिलता है एंड देन सेलिंग की जाती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डैश हैव emerged as an important microfinance system and led to women empowerment। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है 3 नंबर का, और उसके बाद ये जो एमसीक्यूज है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बहुत बारी पूछा गया। दैट मींस देयर कैन बी अ चांस। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has taken numerous steps towards increasing the farmer income through agricultural diversification. In the light of our statements, explain any 2 advantages of diversification in agriculture. एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में 2 तरह की डाइवर्सिफिकेशन आती है। पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अब क्रॉप्स के केस में क्या होता है कि अगर आप एक सिंगल लाइन क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हो हर बार, आप उससे हटके कोई और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करो। अब उसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो सॉइल की फर्टिलिटी रहेगी, दूसरा अगर मान लो आप उस क्रॉप को कल्टीवेट करते हो जो कि मार्केट में ज्यादा डिमांड में है तो आपको प्राइस भी ज्यादा मिलेगा। तीसरा, अगर मान लो आप जो रेगुलरली क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हो उसका प्राइस फॉल कर गया तो आप उस प्राइस फॉल किए हुए से दूसरा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके अपना लॉस को कंपनसेट कर सकते हो इस तरह से। ओके, देन इसके अलावा अगर आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हो, अलग अलग एक्टिविटीज लेते हो, और जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, आईटी को लेके काम करते हो, या फिर छोटे मोटे काम डॉल मेकिंग कर देते हो, तो उससे आपके पास इनकम जो है वो सप्लीमेंट हो जाएगी, आपकी इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, और आपके जो लॉसेज है वो कंपनसेट किए जा सकते हैं। तो देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। अगर आप सिर्फ फार्मिंग करोगे तो फार्मिंग एक सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस है। फार्मिंग इट इज अ बिजनेस, सिंपल क्लियरली देखो ये बिजनेस है, बट रिस्की है। क्यों रिस्की है? फसल प्रोड्यूस हुई है, बिल्कुल टाइम पे है, हार्वेस्टिंग होने के बारिश होगी, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। किसको ब्लेम करेंगे?
किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। तो रिस्की है या नहीं है? और अगर सोलली हम सिर्फ फार्मिंग पे ही रिलाई करते हैं कि हमें फार्मिंग ही करनी है, तो अगर बारिश पड़ गई जिससे फसल ज्यादा खराब होगी, व्हाट विल हैपन? लॉसेस विल बी देयर। तो इसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रिस्क को रिड्यूस करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और अगर लॉस होता भी है तो हम उस लॉस को क्या कर सकते हैं? कंपनसेट करते हैं, हम सस्टेनेबली लाइवलीहुड अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लस एक्सपेंशन इनटू अदर सेक्टर्स प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को भी क्रिएट करती है। जो जेस्टेशन गैप मैंने आपको बताया था, सोइंग हुई अक्टूबर नवंबर के मंथ में, चलो नवंबर का मंथ पूरा लग गया काम में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने क्या करना है? कुछ नहीं करना, ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन है तो अगर आपके पास मान लो आप कैटल का काम कर रहे हो, आप मिल्क वगैरह का काम कर रहे हो, तो मिल्क तो पूरा साल चलता रहेगा, वो थोड़ा ना रुकेगा। आप पोल्ट्री का काम कर रहे हो, वो थोड़ा ना रुकेगा। फिशरीज कर रहे हो, वो थोड़ा ना रुकेगा। तो सप्लीमेंट्री इनकम जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप्स ले रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नीड ऑफ द आवर। तो आई गेस ये क्वेश्चन हो चुका है। हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए थे, अब हमें डिसएडवांटेजेस देखने हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है? यील्ड कम है, ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए सही नहीं है। और जो प्रोड्यूस है उसका शॉर्टर लाइफ होता है एज कंपेयर टू स्प्रेड प्रोडक्ट्स। तो दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन था जिसमें हमने ऑलरेडी एडवांटेजेस भी पढ़े थे, और पहले वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा हमने डिसएडवांटेजेस भी पढ़े हैं। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? सम अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Now, micro credit programs plays a vital role in ensuring an overall development of rural economy as they micro credit program किस तरह से हेल्प करते हैं? They provide financial support, definitely provide करते हैं। Lead to women empowerment, SHG self help group में बताया था। They enhance the reach of formal credit system, yes, ये भी करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीनों की तीनों ऑप्शंस क्या बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, elaborate how a well structured agricultural marketing system helps the farmers to increase their income। किस तरह से वेल स्ट्रक्चर्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम जो होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था रेगुलेटेड मार्केट्स होनी चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोविजन होना चाहिए, देन कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज बननी चाहिए, देन सरकार द्वारा प्रोवाइड किए गए काफी सारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। ये सारी चीजें किस तरह से हेल्प करती है फार्मर को अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए? आप एक चीज खुद समझो, अगर मान लो सपोज ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग सिस्टम होगा, उससे फार्मर अपनी सेल को ढंग से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या उनको अच्छा प्राइस मिलेगा? नहीं मिलेगा ट्रांसपेरेंट सिस्टम में, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया और वेयर हाउस हो गया, अगर मान लो सपोज वो नहीं चाहते अभी के टाइम पे बेचना प्रोडक्ट को, तो बाद में फ्यूचर में बेच सकते हैं, तो उनका जो फसल है स्टोर हो जाएगा। एंड देन इट प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडलमैन एंड इंटरमीडिएट्स। अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा तो जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते फार्मर्स को। जैसे एमएसपी वगैरह के प्रोग्राम आए, तो एमएसपी में रेट डिसाइड कर दिया, अब इससे कम मिल रहा है तो कोई बात नहीं, सरकार आपका फूड जो है परचेज कर लेगी, तो उससे फार्मर का इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है। डैश मार्केट्स वर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस इन मंडीज। अभी अभी बताया कौन सी मार्केट्स है? रेगुलेटेड मार्केट्स। ये रेगुलेट कौन करता है? ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ओके और यू नो जब फार्म लॉज आए थे तो फार्म लॉज में स्पेसिफिकली क्या कहा गया था? लाइक 80 मीटर स्क्वायर्स के दायरे में क्या होनी चाहिए? ये मंडियां अवेलेबल होनी चाहिए रेगुलेटेड। बट अभी इंडिया में 400 मीटर स्क्वायर के एरिया में ये मंडियां अवेलेबल है, तो एरिया थोड़ा सा ना कम होना चाहिए, 450। अभी भी बहुत ज्यादा रेगुलेटेड मार्केट्स की इंडिया में रिक्वायरमेंट है। देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन। डिस्कस ब्रीफली व्हाई एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। अगेन फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस है कि क्यों, किस तरह से जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है वो जरूरी है सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए। देखो, एक तो सप्लीमेंट्री गेनफुल इनकम प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ अगर मान लो सपोज हम अलाइड एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे, उससे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे हम अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं लाइवलीहुड्स के। सोलली हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना रहे, और भी बहुत सारे काम है जो एग्रीकल्चर के साथ साथ किए जा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्वेश्चंस में।
Now read the following text carefully. This is an important text. क्यों? Because इस बार का जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर आया उसमें जो ये संसद आदर्श ग्राम योजना इसके बारे में क्वेश्चन है और पिक्चर फॉर्मेट में क्वेश्चन है। संसद आदर्श ग्राम योजना अगर हम देखें तो ये जो थी वो अक्टूबर 2014 में स्टार्ट की गई थी। इसमें अब क्या था कि जो पार्लियामेंटेरियंस है, चाहे लोकसभा में पार्लियामेंट मतलब एमपीज है और जो राज्यसभा में एमपीज है, वो क्या करेंगे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव चूज करेंगे, गांव को अडॉप्ट करेंगे। ओके, ये है उसमें। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया, इन अक्टूबर 2014 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड SAGY। अंडर दिस स्कीम members of India's parliament, लोकसभा राज्यसभा, need to identify and develop one village from their constituency। constituency मतलब जिस हल्का मतलब जिस एरिया में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इलेक्ट हुए हैं एज एन एमपी, उस एरिया में से एक रूरल एरिया मतलब विलेज को क्या करना है, आपने अडॉप्ट कर लेना है। एमपी कैन डेवलप वन विलेज एज अ मॉडल विलेज बाय 2016 and 2 or more by 2019, covering over 2500 villages in India. According to the scheme, the village can have a population of 3000 to 5000 in plain area में और 1000 to 3000 in hilly areas, and should not be the MP's own or their spouse village। MP का खुद का गांव नहीं होना चाहिए वो मॉडल गांव बनाने के लिए, और बीवी का गांव नहीं होना चाहिए। ओके, अगर मान लो फीमेल है एमपी तो उसके हस्बैंड का गांव नहीं होना चाहिए। MPs are expected to facilitate a village development plan, motivate villagers to take up activities and build infrastructure in the areas of health, nutrition and education. On the basis of the given text and common understanding, answer the following questions। तो पहला क्वेश्चन क्या है, state and discuss any two objectives which the government of India wanted to achieve through संसद आदर्श ग्राम योजना। तो सबसे पहले तो ये हो गया एडवांटेज, आइडेंटिफाई एंड डेवलप वन विलेज। तो पहले विलेज को आइडेंटिफाई करो जिसको आप डेवलप करना चाहते हो, एंड देन उस पर काम करना शुरू कर दो, उसको मॉडल विलेज बना दो। सेकेंड, फैसिलिटेट विलेज डेवलपमेंट प्लान, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करो। ये देखो मैंने ये दोनों को किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और आइडेंटिफाई एंड डेवलप वन विलेज, उसको पहले मार्क किया हुआ है, ये सारी चीजें। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको केस स्टडी आए तो आप जो की पॉइंट्स है उसको मार्क कर लो, और मार्किंग करने के बाद आपका जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसमें आप अपने आंसर को इजीली पुट कर सकते हो। वो ये नहीं कहते कि जितना इसमें ज्ञान दिया हुआ है वो सारा आपने ऐसे ही लिखना है, आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। आंसर देखो इन्होंने लिखा हुआ है साथ में, गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने इस टेक्स्ट से बाहर भी कुछ पढ़ा हुआ है संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में, अगर आपका आंसर उसमें फिट बैठता है तब भी आपको नंबर जो है वो सीबीएसई देगी चेकिंग के टाइम पे। तो आइडेंटिफाई और डेवलप करो एक विलेज को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, हेल्थ को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, एजुकेशन को। और दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया, स्टेट द यार्ड स्टिक, मतलब क्या क्या चीजें बताई गई हैं उसको अडॉप्ट करने से पहले। तो विलेज कैन हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 3000 to 5000 in plains and 1000 to 3000 in hill area। तो ये तो सीधा सीधा केस स्टडी में गिवन था। एंड सेकेंड, द विलेज शुड नॉट बी एमपीज ओन और देयर स्पाउस विलेज। डन। नेक्स्ट वन, blank is the apex institution which plans and evaluates policies related to rural credit need। तो apex institution रूरल क्रेडिट नीड के लिए कौन सा होता है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्टेट द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव मार्केट। कोऑपरेटिव मार्केट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स, जो भी उनके पास सरप्लस क्रॉप्स होती है उसको एक जगह पे पूलिंग करते हैं और इकट्ठे बेचने जाते हैं। अब इस केस में क्या होगा, जो स्मॉल फार्मर्स होंगे व्हाट दे विल डू, तो स्मॉल फार्मर्स अपने सरप्लस को पूल करेंगे एक जगह पे, पूल मतलब इकट्ठा करेंगे, एंड देन जब बेचने की बारी आएगी तो इकट्ठा बेचेंगे जाके। क्योंकि अगर इंडिविजुअल स्मॉल फार्मर जाएगा तो उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होगी, वो रेट को लेके कंपनसेशन नहीं कर सकते, वो रेट के लिए अपनी फाइट नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो जब ग्रुप में जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे वही कहानी हमने पढ़ी होगी लकड़ी वाली, बीमार फादर होता है अपने बेटे को बुलाता है कि अकेले के लिए लकड़ी तोड़ के दिखा, वो तोड़ देते हैं,
दो दो कहते हैं तोड़ देते हैं, तीन चार करते हैं फिर टूटती नहीं। वही एकता में अनेकता वाली कहानी बता दी कोऑपरेटिव मार्केट। बट क्या ये सक्सेसफुल थी? इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बट स्टिल फिर भी चल रही है। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव गिवन इन कॉलम 2 बाय मैचिंग देम विद देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स इन कॉलम 1। ओके, फर्स्ट वन देखो, जनधन योजना, ऑलरेडी बताया था आपको 2014 में आई थी। टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, ये 1979 में आया था। ये पॉवर्टी को लेके था, पॉवर्टी लाइन का सेटअप करना था इसमें। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में आया। और स्टडी ग्रुप फॉर्म्ड बाय प्लानिंग कमीशन फॉर पॉवर्टी, ये 1962 में आया। बेसिकली स्टडी ग्रुप फॉर्म्ड बाय प्लानिंग कमीशन फॉर पॉवर्टी में ही सारे पॉवर्टी रिलेटेड कामों को कहा गया। जैसे 1979 में आया, 92 में इसको लेकर रिपोर्ट आई, देन 2005 में रिपोर्ट आई। तो पॉवर्टी चैप्टर एज यूजुअल हमारी सिलेबस में इस टाइम नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लगाया बिकॉज जनधन योजना आ रहा था, मनरेगा जो था वो आ रहा था, और प्लानिंग कमीशन की बात होगी, कहाँ पे है या ये रहा प्लानिंग कमीशन। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर देखिए, तो पहला हमारा क्या है 4, दूसरा हमारा क्या है 3। तो पहला 4 है, ये देखो, दूसरा 3 है, सी का क्या है 1 है, ये वाला हो गया, और डी का क्या है 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट हमें याद करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीबीएसई कई बार पूछ लेता है इनके बारे में। Which of the following is not a benefit of organic farming? क्या बेनिफिट नहीं है? चीपर इनपुट्स, ओके, सस्ते इनपुट्स हैं इसके। अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाती है बिकॉज रेट्स जो है वो 100% तक भी ज्यादा हो सकते हैं। ग्रेटर इंपोर्ट पॉसिबिलिटीज, नो, ये नहीं है, नॉट अ बेनिफिट। दिस इज आवर आंसर, ग्रेटर इंपोर्ट पॉसिबिलिटीज। The PM urged to increase the rural income by increasing non-farm activities. Explain how non-farm activities can lead to rise in income of people. हाँ जी बिल्कुल, non-farm income कौन सी इनकम्स होती हैं? ऐसे इनकम्स जो फार्मिंग के अलावा की जाती, जनरेट की जाती हैं। अब इसमें एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री में काफी सारे पॉइंट्स आ गए, फिशरीज आ गया, हॉर्टिकल्चर आ गया, IT का यूज आ गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ गया। तो इससे सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है और लेवल ऑफ इनकम रूरल एरियाज में इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर मान लो सपोज मार्केट में किसी भी तरह की फ्लक्चुएशन आती है प्राइस को लेके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो उसको कंपनसेट किया जा सकता है। और एग्रीकल्चर एज यू नो सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो ऑफ सीजन में भी जो फार्मर है उनकी इनकम रुकनी नहीं चाहिए। इस वजह से ये जो डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज है वो बेनिफिट दे सकते हैं। तभी PM क्या कह रहे हैं कि भाई ये बेस्ट इंटरेस्ट में है लोगों के। और लास्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 चैलेंजेस फेसिंग रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने हैं? पहला तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेशन, स्किल और अच्छी हेल्थ, पहला पॉइंट। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वो चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इकोनॉमिक में क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करो, कम्युनिकेशन डेवलप करो, पावर फैसिलिटी प्रोवाइड करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेके आओ, और टूरिज्म वगैरह भी प्रमोट करो। रूरल एरिया में क्या ही टूरिज्म प्रमोट करेंगे, ओके। बट हाँ, स्टडी पर्पस के लिए काम किया जा सकता है कि एग्रीकल्चर को स्टडी करना है। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग, ये तीनों को प्रमोट करना है। एंड देन मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को खत्म करना है रूरल एरिया में, किसी भी तरीके से पॉवर्टी को खत्म करना है। वो जो है वो चैलेंज है एक बहुत बड़े लेवल का, बिकॉज मेजोरिटी जो गरीबी है देश की वो किस एरियाज में है? रूरल एरियाज में। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा पूरा का पूरा वीडियो खत्म। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया हो। वीडियो क्लियर हो गया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स वेल। टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।